हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। आज बच्चों मैं दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं आपको ना ये नाम क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको ना सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको नाम क्लियर कर देता हूँ, तब आपको समझ आ जाएगा। तो जैसा आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। याद है ना आपको? तो इस चैप्टर में ना हम इन दोनों में से किसी एक का क्या करवाएंगे, अंत करवाएंगे, और वो होगा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। इस चैप्टर में हमें सोवियत संघ का अंत करवाना है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे सोवियत संघ का आखिर अंत हो कैसे रहा है, क्यों हुआ इसका अंत, क्या रीज़न थे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिसने पार्ट पहला यानी लेसन 1 जिसने नहीं देखा है, पहले आप वो देख के आओ, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अदरवाइज़ ऐसे भी समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में सोवियत संघ के बारे में बताया गया है। जैसे मैंने आपको ऊपर में बता दिया था, किसके बारे में यहाँ इसमें बताया गया है, सोवियत संघ के बारे में बताया गया है कि किस तरह सोवियत संघ का अस्तित्व में आया था, कैसे यह अस्तित्व में आया, अपना विकास किया और अंत में उसे किस तरह के शीतयुद्ध की वजह से विघटन का सामना करना पड़ा। यानी सोवियत संघ के बारे में हम जानेंगे कि वो बना कैसे है, उसका विकास कैसे हुआ था, और वो अस्तित्व में कैसे आया था, और वो उसका अंत कैसे हो गया। सोवियत संघ 1917 में बना था। कब बना था सोवियत संघ? जो सोवियत संघ का गठन हुआ है ना 1917 में हुआ है। ठीक है बच्चों, 1917 में सोवियत संघ का गठन हुआ था। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। आपने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया कि जो अमेरिका है वो पूंजीवाद को सपोर्ट करता है, लेकिन जो साम्यवाद यानी सोवियत संघ है वो समाजवाद को प्रचार कर रहा था। क्या था? पूरे विश्व में समाजवाद होना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे ना 2-3 बातें लिखी हुई है, अब आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सोवियत संघ बना कब था? 1917 में बना था। कौन सा विचारधारा मानता था? ये समाजवादी विचारधारा मानता था। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था ना, जिसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो देश मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, मैंने पढ़ाया था, तो जो मित्र राष्ट्र था ना उसमें ये अमेरिका के साथ था। ठीक है बच्चों, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ना द्वितीय महाशक्ति बनने की इच्छा में, अमेरिका से आगे निकलने की इच्छा में सोवियत व्यवस्था बिगड़ना शुरू हो गया, यानी सोवियत प्रणाली बिगड़ने लग गई कि मेरे को अमेरिका से आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है। सोवियत संघ का विघटन हो गया और शॉक थेरेपी को अपनाया गया। सोवियत संघ का क्या हो गया? इसी चक्कर में विघटन हो गया और शॉक थेरेपी अपनाया गया। तो ये है इस चैप्टर के अंदर पूरा हमें एक्सप्लेनेशन मिल गया थोड़ा सा कि हमें पढ़ना क्या है। मेन हम यही पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का आखिर अंत हो कैसे, सोवियत संघ का गठन, कि सोवियत संघ का जो गठन है आखिर वो गठन हुआ कैसे है। तो ऊपर मैंने आपको बता दिया 1917 में इसका गठन हुआ था। तो सोवियत संघ का जो गठन है वो 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ था। यानी 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था रूस के अंदर, उसमें इसका क्या हुआ था? गठन किया गया था। सोवियत संघ को अंग्रेजी में यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहा जाता है। जो यूएसएसआर है ना, जो यूएसए है अमेरिका और यूएसएसआर है सोवियत संघ। ठीक है बच्चों, सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य है। इसमें कितने गणराज्यों से मिलाकर ये बनाया गया? 15 गणराज्यों से सोवियत संघ का निर्माण हुआ है। यानी 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का गठन किया गया है। ठीक है, यानी एक देश नहीं है सोवियत संघ के अंदर। सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 देश है। 15 देशों का एक ग्रुप है जिसको मिलाकर सोवियत संघ बना है। ठीक है, जिसको मिलाकर क्या बना है? सोवियत संघ बना है। सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया था। यानी गरीब, जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब देश हैं, उन सबके हित के लिए इसका गठन किया गया था। इसे समाजवाद और समाजवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। ठीक है बच्चों, यानी इसको समाजवादी और समाजवाद विचारधारा से प्रेरित होकर बना था कि सारे समाज में क्या करना है? समान विकास करवाना है, सबका भला करवाना है। तो अब आपने जान लिया सोवियत संघ का गठन हुआ कैसे है। एक बार और बता देता हूँ। सोवियत संघ का गठन 1917 में हुआ था। इसको यूएसएसआर कहा जाता है। इसमें 15 अलग अलग देश मिलाकर बनाए गए हैं। गरीबों के हित के लिए काम करता था और समाजवाद विचारधारा से ये प्रेरित है। ठीक है बच्चों, इन की पॉइंट्स को आप याद रखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या थी? आता है कई बार क्वेश्चन कि सोवियत प्रणाली से मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोवियत प्रणाली आखिर थी क्या। तो रूस में हुआ 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य यानी यूएसएसआर का निर्माण हुआ था। जैसा आपने ऊपर पढ़ा कि जो सोवियत संघ में 1917 में जो क्रांति हुई है ना, रूस के अंदर जो क्रांति हुई थी 1917 की, तो उसके बाद जिसका निर्माण हुआ वो बना सोवियत गणराज्य। ठीक है बच्चों, क्या बना? सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर का निर्माण हुआ। कितने देश शामिल इसमें? 15 देश शामिल है, जिसका उद्देश्य एक
समतामूलक समाज की स्थापना करना था, यानी सारे समाज में सारी जनता क्या हो जाए, एक समान हो जाए, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सबके लिए एक समान नीति आएगी, जिसमें पूंजीवाद व निजी संपत्ति का अंत करके समानता पर आधारित समाज की रचना करना। यानी ये किसका विरोध कर रहा है, ये पूंजीवाद का विरोध कर रहा है, कह रहा है हमारे यहाँ पूंजीवाद नहीं चलेगा, इसको क्या करना है, हटाना है, हमारे यहाँ समानता पर आधारित समाज की रचना करनी है, यानी सारे लोग क्या होंगे, एक समान होंगे। इस व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा गया, और इसी व्यवस्था को क्या कहा गया, सोवियत प्रणाली कहा गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें पूंजीवाद का क्या करना है बच्चों, विरोध करना है, पूंजीवाद का विरोध करना है और समानता पर आधारित समाज की रचना करना है, इसी को बोला गया है सोवियत प्रणाली। समझ आया कि पूंजीवाद का विरोध और समान आधारित समाज वाली रचना करनी है, इसको सोवियत प्रणाली कहा गया है। ठीक है, आगे जान लो। दूसरे शब्दों में सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया, और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये वो व्यवस्था है जिसमें सोवियत संघ ने अपना क्या किया है, विकास किया है। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को समझ आ गया कि सोवियत प्रणाली क्या थी। एक तो हमने ये जाना कि पूंजीवाद का विरोध करना है और समानता पर आधारित समाज की रचना करना है, विकास करना है, इसको बोला गया सोवियत प्रणाली। और दूसरे शब्दों में बोला गया कि सोवियत संघ ने अपना विकास इसी के माध्यम से किया है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सोवियत प्रणाली आखिर थी क्या। आगे बढ़ते हैं। सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषता, आर्थिक मतलब पैसा। अगर आर्थिक वर्ड कहीं भी आए तो उससे क्या रिलेट होगा, पैसा। ठीक है बच्चों, पैसा रिलेट होगा, उससे क्या रिलेट होगा, पैसा। ठीक है, पैसा रिलेट करेंगे हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषता, यानी आर्थिक विशेषताएं उसकी कैसी थी। तो सोवियत प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, हम ऊपर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहाँ सभी आर्थिक निर्णय संपूर्ण समाज को ध्यान में रखते हुए लिया जाता था, सरकार द्वारा लिया जाता था। सोवियत प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, जैसे हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, किस पर आधारित है, ये समाजवाद पर आधारित थी, जहाँ सभी निर्णय जो होगा ना संपूर्ण समाज को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। यानी जो देश है इसमें ऐसी कैसी व्यवस्था बनाई जाए कि सारे देशों का सारे जनताओं का उसमें क्या हो जाए, भला हो जाए, किसी को गरीबी का सामना ना करना पड़े, सभी को समान अवसर मिले, समान सब कुछ मिले। तो यहाँ जनता का संपूर्ण ध्यान, समाज का पूर्ण ध्यान रखते हुए वो फैसला लिया जाता था। और वो फैसला कौन लेता था, सरकार वह फैसला लिया करता था। सोवियत प्रणाली में नियोजन अर्थव्यवस्था थी, नियोजित अर्थव्यवस्था। अब नियोजित क्या होता है जान लो। नियोजन से अभिप्राय वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए योजना बनाना। यानी जो संसाधन हमारे पास अभी है हम उसका यूज़ तो करेंगे ही करेंगे, परंतु हमें उसको वर्तमान यानी भविष्य के लिए भी उसको बचा कर रखना है, ताकि भविष्य में आने वाले पीढ़ी को या हमें ही अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा उसका यूज़ कर सके। ठीक है, यानी प्लानिंग करके रखनी है पहले से ही कि हमें इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। तीसरा पॉइंट क्या है, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है न्यूनतम जीवन स्तर का अर्थ होता है ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति को वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जिसके बिना उसका सामान्य रूप से विकास करना मुश्किल है। यानी उसको ऐसी कहते हैं ना कि गरीब लोग होते हैं, उनको दूध नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती और वो अपना विकास, रोज़गार नहीं मिलता, तो अपना विकास वो कैसे करेंगे। तो न्यूनतम स्तर की जो सुविधा होंगी ना उसमें जो एक व्यक्ति होगा, चाहे वो अमीर होगा चाहे वो गरीब हो, उनको समान अवसर, समान सब कुछ मिलेगी, चाहे स्कूल की सुविधा हो, हॉस्पिटल की सुविधा हो, सब कुछ उसको समान मिलेगा। तो न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा उसको मिलेगी। चौथा है बेरोजगारी 9 के बराबर होगी। यानी जो सोवियत प्रणाली होगी ना उसके अंदर कोई बंदा बेरोजगार नहीं बैठेगा, सबको क्या मिलेगी, यहाँ पर रोजगार मिलेगा, सबको काम करने का मौका मिलेगा। उन्नत संचार प्रणाली होगी, जो हमारे संचार प्रणाली होगी एकदम बहुत बढ़िया होगी, बहुत उन्नत होगी। मिल्कियत, मालिकाना हक, यानी जितनी चीज़ें होंगी ना सोवियत संघ के अंदर उस पर सब, उन सब का अधिकार किसके पास होगा, राज्य के पास उसका अधिकार होगा। यानी ये निजी हाथों में ना होकर किसके हाथ में होगा, वो राज्य यानी सरकार के हाथ में होगा। क्या बच्चों आगे देखो, भूमि और अन्य उत्पादन संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण होगा। भूमि पर भी राज्य का नियंत्रण होगा और अन्य उत्पादक पर भी राज्य का नियंत्रण ही होगा। यानी किसी फैक्ट्री से कितना माल बनवाना है, कितना डिस्पैच करवाना है, कितना कहाँ जाना है, ये सारा नियंत्रण किसके हाथ में होगा, सरकार के हाथ में होगा। यहाँ कोई बंदा हैंडल नहीं करेगा। ठीक है, उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत, एक छोटी सी पिन से लेकर कार जैसी बड़ी वस्तु का उत्पादन भी यहीं पर होगा। कि कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़े कार तक का निर्माण हम कहाँ कराएंगे, यहीं पर करवाएंगे, हमें वो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट है
ऊर्जा संसाधनों का विशाल भंडार होगा। सोवियत संघ के पास सभी प्रमुख ऊर्जा संसाधन जैसे खनिज तेल, लोहा, इस्पात आदि प्रमुख अधिक मात्रा में उपलब्ध थे। यानी इसके पास ना सारे वो प्राकृतिक उत्पादन उपलब्ध थे जो देश को चलाने के लिए, जो अपने राज्य को चलाने के लिए चाहिए था। सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषता, अब आपको समझ आया सोवियत संघ की आर्थिक विशेषता क्या है। यानी कुल मिलाकर ये बात है कि इनको ना अपने समाज के लिए ही सारे कार्य करने हैं, ना कि किसी और के लिए। दोबारा रिविजन करवा देता हूँ। पहले में हमने क्या बोला, पहले पॉइंट में हमने देखा कि जितना निर्णय होगा समाज को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। पॉइंट्स आप याद रखना, संपूर्ण समाज का ध्यान में रख के लिया जाएगा। कौन लेगा? सरकार वो लेगी। सोवियत प्रणाली नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी प्लान करके हमें रखना है, हर चीज़ों का प्लान करके पहले ही रखना है। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, यानी अमीर से लेके गरीब जितने भी लोग होंगे उन सबको समान चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद है बेरोजगारी न के बराबर, यहाँ पर कोई बेरोजगार नहीं होगा, सबको काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद है उन्नत संचार प्रणाली, कि सब यहाँ की जो संचार प्रणाली होगी बहुत अच्छी होगी ताकि कभी हमें कोई दिक्कत ना हो। मिल्कियत यानी मालिकाना हक, मालिकाना हक जो होगा वो राज्य का होगा, किसी एक निजी हाथ में नहीं होगा। उसके बाद है भूमि और अन्य उत्पादक पर भी राज्य का ही नियंत्रण होगा, कि जितने भूमि होंगे, जितने उत्पादन की चीज़ें होंगी उस पर भी किसका नियंत्रण होगा? सरकार का नियंत्रण होगा। उसके बाद हमने देखा कि उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत होगा, यानी जो एक छोटी से लेकर पिन और बड़ी से बड़ी कार का उत्पादन कहाँ पर होगा? सोवियत संघ के अंदर ही होगा, हमें कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने देखा ऊर्जा संसाधनों का विशाल भंडार, जैसे कि खनिज तेल, लोहा, इस्पात आदि, इन सब की उपलब्धता यहीं पर है, जो एक देश को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थी बच्चों इसकी आर्थिक प्रणाली। अब आपको समझ आ गया कि सोवियत संघ की आर्थिक विशेषताएँ क्या थी। जिसको नहीं समझ आया अभी भी वो वीडियो को पॉज करके पीछे करके देखो और ये नोट डाउन कर लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषता। हमने देख ली आर्थिक विशेषता, अब है राजनीतिक विशेषता की बारी। देखो हर विशेषता जानना आपको ज़रूरी है, तब आपको सही समझ आएगा। तो हमने आर्थिक विशेषता जान ली कि वो कैसे काम कर रहा था। अब हम जानेंगे यहाँ पर राजनीतिक विशेषताएँ कैसे थी। तो जो सोवियत प्रणाली है ना, केवल एक पार्टी का शासन था, यानी जो सोवियत संघ था ना उसमें केवल सिंगल वन पार्टी थी, यानी हम चाहकर भी किसी को हरा नहीं सकते थे। कोई जाकर एक वोट भी डाल देगा तो वो पार्टी क्या हो जाएगी? जीत जाएगी। तो वहाँ पर केवल एक पार्टी का शासन था, जो था सोवियत संघ में केवल एक पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। वहाँ का जो पार्टी का नाम था वो था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है बच्चों, क्या नाम था? एक जो सिंगल पार्टी है वहाँ पर उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। पूंजीवाद, निजी स्वामित्व तथा मुक्त व्यापार का विरोध करती थी ये लोग। जो सोवियत संघ के जितने भी देश थे 15, वो सब क्या कहती थी कि हमें पूंजीवाद का विरोध करना है, निजी स्वामित्व का विरोध करना है और मुक्त व्यापार का क्या करना है? विरोध करना है। यानी हमें केवल अपने देशों के साथ व्यापार करना है, ना कि हमें किसी बाहर के साथ व्यापार करना है। तीसरा जो है किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को बनाने की छूट नहीं थी, यानी हम चाह के भी ना यहाँ पर कोई अन्य पार्टी नहीं बना सकते। यहाँ पर केवल कितनी पार्टी? एक पार्टी का शासन होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होगा। हमें पूंजीवाद का विरोध करना है, निजी स्वामित्व का विरोध करना है, मुक्त व्यापार का विरोध करना है, और हम चाह कर भी यहाँ पर कोई और पार्टी का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये थी इसकी राजनीतिक विशेषता। किसकी? सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे है सोवियत संघ का इतिहास। अब हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री। सोवियत संघ की क्या हिस्ट्री? हमने ये जान लिया 1917 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ है। ठीक है, परंतु अब हम इसकी हिस्ट्री अच्छे से जान लेते हैं कि कैसे हुआ है। जोसेफ स्टालिन का शासन 1924 से लेके 1953 तक। इन्होंने 1924 और 1953 तक सोवियत संघ के नेतृत्व किया, यानी चलाया, तथा इन्होंने सोवियत संघ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी इन्होंने सोवियत संघ को विकास करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। कौन? जोसेफ स्टालिन। इन्होंने कब से कब तक यहाँ का नेतृत्व किया है? 1924 से लेके 1953 तक। ठीक है बच्चों, इनके कार्य क्या क्या रहे? इन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया, यानी जितने भी उद्योग थे सोवियत संघ के उन्होंने उसको में बढ़ावा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाई इन्होंने, और खेती का बलपूर्वक समूहीकरण किया। और जितने भी खेती थे ना, जैसे अलग अलग लोगों के खेती होंगे यहाँ पर, परंतु इन्होंने क्या किया? इन सबको हटाकर एक बड़ा सा मैदान बना दिया उस खेती को। तो बलपूर्वक इन्होंने वो कार्य किए थे। तो ये थे जोसेफ स्टालिन का कार्यकाल। दोबारा बता देता हूँ शॉर्टकट में, कब से कब तक इनका जो कार्यकाल है उनका है 1924 से लेके 1953 तक। इन्होंने क्या किया? सोवियत संघ का नेतृत्व किया है। इन्होंने विकास का कार्य किया था, इन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया था, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाई थी, जितने भी खेती थे उनको बलपूर्वक सामूहिकरण किया था। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे
सोवियत संघ और शीत युद्ध, जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा है। अब देखो, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, मुझे पता है वो सिलेबस में नहीं है, परंतु आपको मैंने पढ़ा दिया ताकि आपको नॉलेज हो जाए शीत युद्ध के बारे में अच्छे से। तो सोवियत संघ और शीत युद्ध, अब हम ये जानेंगे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, ठीक है। यानी 1945 में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है ना, विश्व में दो महाशक्तियों का क्या होता है, उदय होता है, स्टार्टअप होता है, जिसमें पहली थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। की पहली शक्ति कौन सी है, महाशक्ति अमेरिका, और दूसरी महाशक्ति है सोवियत। दो महाशक्तियां होने की वजह से विश्व में शीत युद्ध का दौर चला, और इन्हीं दोनों के चक्कर में जो वर्ल्ड में ना शीत युद्ध का दौर चला है, कब से कब तक चला है, 1945 से लेकर 1991 तक, जो इसका टाइम पीरियड है शीत युद्ध का, ये वहाँ तक चला है। दोनों महाशक्तियाँ खुद को दूसरे महाशक्ति से अच्छा साबित करने की कोशिश में लगी हुई थी, यानी ये दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की चाह में लगे थे, और इसी चाह में किसका निर्माण हो गया, शीत युद्ध का, और ये 1945 से लेकर 1991 तक चला था। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया, ये वाला लाइन ईजी था, कुछ हार्ड नहीं था इस वाले में। आगे हम जानेंगे निकिता ख्रुश्चेव के बारे में। किसके, निकिता ख्रुश्चेव के बारे में। देखो, जोसेफ स्टालिन के बाद, यानी जोसेफ स्टालिन जो आया था, कहाँ से कब तक आया था, 1924 से लेकर 1953 तक जो जोसेफ स्टालिन आया था ना, उसके बाद आए निकिता ख्रुश्चेव। कौन आए, निकिता ख्रुश्चेव। इन्होंने सोवियत संघ की कमान संभाली, यानी जैसे वो गए उसका बाद निकिता ख्रुश्चेव आ गए और इन्होंने सोवियत संघ को संभाला। ठीक है, मुख्य घटनाएं, इनके रहते हुए क्या क्या घटनाएं सोवियत संघ में घटित हुई। पहला हुआ क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट मैंने पार्ट 1 में समझाया है, आप जाके पार्ट 1 लेसन 1 देख लेना, आपको समझ आ जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। तो क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा था अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़, यानी कौन सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचेगा, अमेरिका या यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। इन्होंने स्पुतनिक यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा। बर्लिन की दीवार का भी इन्हीं के टाइम पर निर्माण हुआ है। ठीक है, निकिता ख्रुश्चेव कौन थे, जोसेफ स्टालिन के बाद जो व्यक्ति आए वो थे निकिता ख्रुश्चेव। इन्होंने सोवियत संघ की कमान संभाली। इनके रहते हुए क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ लगी, इन्होंने अपने दो व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा और बर्लिन की दीवार की भी स्टार्टिंग हो गई। ठीक है बच्चों, अब आएगी सोवियत संघ और शीत युद्ध का प्रभाव, यानी सोवियत संघ पर शीत युद्ध का प्रभाव कैसे पड़ा है वो जानेंगे। तो हथियारों के निर्माण से अत्यधिक खर्चा बढ़ रहा था। यानी अगर अमेरिका है, अमेरिका के पास 2 बम होते थे ना, तो ये 4 बम बनाने की कोशिश करता था। उसके पास 8 मिसाइल होती थी तो ये 10 मिसाइल बनाने की कोशिश करता था। यानी उससे हमेशा आगे निकलने की होड़ में इन्होंने हथियार के निर्माण में अत्यधिक खर्चा करने लग गए थे, यानी बहुत ज़्यादा पैसा लगने लग गया था। किस पर, हथियारों के निर्माण पर। पश्चिम देशों से पिछड़ा जाना, और पश्चिम के देशों में तुम्हें पता है व्यापार बहुत अच्छा है वहाँ पे, तो वहाँ से इनका क्या हो गया, नाता टूट गया, यानी अब वहाँ से ये लोग व्यापार नहीं कर सकते थे। अर्थव्यवस्था का रुक जाना, इनका जो अर्थव्यवस्था था इसमें क्या हो गया, ठप पड़ गया। यानी जब व्यापार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, तो उसमें क्या हो गई, रुकावट आ गई, ठप पड़ गई, एकदम बंद पड़ गई। विकास की गति कम हो गई, क्योंकि सारा ध्यान किस पर चला गया था, हमें आगे निकलना है, किससे, अमेरिका से आगे निकलना है। तो सारा ध्यान इन लोगों का हथियार बनाने में, शीत युद्ध पे फोकस था। तो इनसे क्या हुआ, इनके विकास की गति में धीमी आ गई, व्यापार नहीं हो रहा था, अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई थी, तो विकास भी नहीं हो रहा था। देश की समस्याओं से ध्यान हटना, और देश की जितनी समस्याएं थे इन लोगों ने उस पर ध्यान फोकस ना देकर किस पर ध्यान रखा, केवल कि हमें किससे आगे निकलना है, हमें अमेरिका से, यूएसए से आगे निकलना है किसी भी हालत में। जनता के बारे में इन्होंने सोचना ही भूल गए, बल्कि जो सोवियत संघ का निर्माण क्यों हुआ था, जनता के भलाई के लिए हुआ था, परंतु अब ये लोग उस चीज़ को भूल गए थे। ठीक है बच्चों, तो ये प्रभाव पड़ा था किसका, सोवियत संघ का शीत युद्ध पर। पहला, हथियारों में अत्यधिक खर्चा करने लगे थे, पश्चिमी देशों से पिछड़ गए थे, अर्थव्यवस्था इनका रुक गया था, विकास की गति धीमी हो गई थी, और देश की समस्या से ध्यान भी इनका हट गया था। तो ये सारे पॉइंट हो गए आपके क्लियर। अब आ जाओ मिखाइल खुर्वाशेव, अब इसके बारे में जान लो। खुर्वाशेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के लिए 2 नीति आई, यानी जो मिखाइल खुर्वाशेव जो है, इन्होंने ना सोवियत संघ को सुधारने के लिए 2 नीति पेश करी। पहला था खुलापन और दूसरा था पुनर्रचना। दूसरा क्या था, पुनर्रचना। आप इस वर्ड को नहीं याद रखना, आप इनको याद रखना, ये इजी रहेगा आपके लिए, वो थोड़े हार्ड वर्ड है इसलिए मैंने इन पे गोला मार दिया। तो मिखाइल खुर्वाशेव जो आए, इन्होंने सोवियत संघ को सुधारने के लिए, आपने देखा ना यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आ गई थी, जो अर्थव्यवस्था है वही रुक गया है, विकास नहीं हो रहा है। तो अब ये आए कौन, मिखाइल खुर्वाशेव। इन्होंने बोला भाई हम सोवियत संघ को ना दोबारा से सुधारेंगे, इसके लिए मेरे पास ना 2 नीति यानी 2 प्लानिंग है। पहला है खुलापन का और दूसरा है पुनर्रचना का। ठीक है,
जिसका मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ में शांति लाना था, और जिसका मुख्य उद्देश्य यही था इन दोनों का और मिखाइल खुर्बाशेव का कि हमें इसमें क्या लाना है, सोवियत संघ में शांति लाना है। तो अभी नीति जान लो, नीति है क्या। खुलापन है ना, और पुनर्रचना है। खुलापन है राजनीतिक सुधार में और पुनर्रचना है आर्थिक सुधार में। ठीक है, आपको इसको याद रखना, वो तो याद रखना ही है। और इसके साथ इसके अंदर एक्सप्लेन जो आप करोगे ना, उसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे। तो पहला है राजनीतिक सुधार। पहला क्या है, राजनीतिक सुधार। कि राजनीतिक सुधार हमें करना कैसे, सोवियत संघ में जो इतना बिगड़ गया ना ये सोवियत संघ, इसको कैसे वापस सही करें। तो हमें ना लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए। कौन कह रहा है, मिखाइल खुर्बाशेव कह रहे हैं। कौन कह रहा है, मिखाइल खुर्बाशेव। कि हमें क्या करना है, हमें लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से इधर है था, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सेना को वापस बुला लो। कि जो तुमने अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजा है, पूर्वी यूरोप में जो अपनी सेना को तुमने भेजा हुआ है ना, इसको क्या करो, तुम वापस बुला लो। वहाँ तुमने सेना बिठा रखा है, तुम्हें क्या वहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ रहा, उनको खिलाने पिलाने, रहने का, हथियारों का, सबका पैसा देना पड़ रहा है। क्यों दे रहे हो, आप उनको क्या कर लो, वापस अपने यहाँ बुला लो। इन्होंने बोला हम जर्मनी के एकीकरण में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो ये थे राजनीतिक सुधार जो किसने किए, मिखाइल खुर्बाशेव ने किए। अब आर्थिक सुधार में जानो क्या हुआ। इन्होंने बोला कि हथियारों की होड़ पर रोक लगाई जाए। कि हथियारों की जो आप ये लोग होड़ में इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो, इस पर क्या करो, पहले तो रोक लगाओ। इतना पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करो। कि आप लोग अब ये सोचो कि हमें आर्थिक विकास कैसे तेज करना है, कैसे व्यापार करना है। और हमें इसने बोला निजीकरण को भी बढ़ावा आप दो। जबकि जो सोवियत संघ है इसका क्या करता है, कट्टर विरोध है, हमें ये करना ही नहीं है। परंतु जो मिखाइल खुर्बाशेव है ये कह रहा है आप निजीकरण को क्या दो, बढ़ावा दो। तो ये सारी बातें सुधार लाने के लिए मिखाइल खुर्बाशेव ने बोली। दोबारा बताता हूँ, मिखाइल खुर्बाशेव आए, इन्होंने बोला सोवियत संघ को सुधार की ज़रूरत है, तो हमें इसमें सुधार लाना चाहिए। तो हम खुलापन और पुनर्स्थापना की रचना करेंगे। ठीक है, इन्होंने बोला लोकतंत्र को बढ़ावा दो, अफगानिस्तान में जो और पूर्वी यूरोप में जो आपके सेना है उनको वापस बुला लो ताकि पैसा कम खर्चा हो, और जर्मनी के एकीकरण में क्या करो, आप लोग सहायता करो। आर्थिक सुधार में इन्होंने क्या बोला कि हथियारों की होड़ की जो आपके लोग की लड़ाई चल रही है ना, उसको क्या करो, रोक लगाओ। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रयास करो। कि आप लोग ऐसा प्लान करो कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तेजी करो अपनी प्लानिंग में। और निजीकरण को भी क्या करो, आप लोग बढ़ावा दो। तो ये सारी बातें किसने बोल दी, ये सारी बातें बोली अपने मिखाइल खुर्बाशेव ने। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जानेंगे सोवियत संघ का विघटन। कि सोवियत संघ का जो विघटन है आखिर वो हुआ कैसे है। खुर्बाशेव ने सोवियत संघ में सुधार की कोशिश की। यानी ये जो इसने जो खुर्बाशेव जो आए थे ना, गोरबाचेव ने सोवियत संघ में सुधार की कोशिश की, हुआ नहीं है। उन्होंने अपनी बातें बता दी, बोल दी सब कुछ, परंतु किसी ने उस पर अमल नहीं किया। यार देखो, आपको कोई रास्ता ही दिखा सकता है, आपको चलना उस पर स्वयं पड़ेगा, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे। तो गोरबाचेव ने रास्ता तो दिखा दिया, परंतु सोवियत संघ ने उसमें अमल नहीं किया। पर उनके प्रयास पूरी तरह से असफल रहे, और उनके जो प्रयास थे इसको सुधारने की, शांति लाने की, पूरी तरह से क्या हुए, असफल हो गए। वो जो उन्होंने नीति बनाई सोवियत संघ के शांति के लिए, वो पूरी तरह से क्या हुआ, असफल रहा। उसका कोई बेनिफिट उसको नहीं मिला। अब जो लोग सुधार चाहते थे, यानी जो लोग सही में मानते थे कि हमें बिल्कुल सुधार लाना चाहिए, उन्होंने कहा कि सुधार बहुत धीरे हो रहा है। यानी जो हमारे में जो सुधार हो रहा है, सोवियत संघ में जो सुधार हो रहा है, उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है। और जो लोग इन सुधारों का विरोध कर रहे थे, इनका विरोध करते रहे। और मतलब कहने का मतलब यह है, जो सपोर्ट में है वो कह रहे हैं कि भाई बहुत धीरे हो रहा है, ये है वो है, बहानेबाजी। और जो इन चीज़ का विरोध कर रहे थे, वो बोला गया आप लोग इसका क्या करो, सही से विरोध ही कर दो। इन वजह से गोरबाचेव को कहीं से भी समर्थन नहीं मिला। यानी ना तो इनको अपोजिशन, ना तो इनको सपोर्ट मिला और ना ही इनको कुछ और मिला। तो यानी गोरबाचेव को समर्थन बिल्कुल भी नहीं मिला। और 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के साथ सोवियत संघ का विघटन की शुरुआत हो गई। ये याद रखना आप लोग कि 1989 में जो बर्लिन की जो दीवार है, क्या बर्लिन की जो दीवार है, उसके टूट जाने से सोवियत संघ का विघटन स्टार्ट हो गया था। 1991 में सोवियत संघ का पूर्ण रूप से क्या हो गया, विघटन हो गया। 89 में बर्लिन की दीवार गिरी और 91 में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। कौन, अपना सोवियत संघ पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम जानेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण, कि ऐसे क्या रीजन हो गए कि इसको विघटन करना पड़ा, इसको टूटना पड़ा। क्या ऐसे रीजन हुए कि सोवियत संघ को क्या होना पड़ा, टूटना पड़ा। तो पहला है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा न ही कर पाना। कि लोगों को जो इन्होंने प्रॉमिस किए थे कि हम आपकी जीवन सुधारेंगे, एक समान विकास होगा, सबके हित में कार्य होगा, उनकी आकांक्षाओं को ये लोग पूरा नहीं कर पाए। तो पहला रीज़न समझ आया। दूसरा है नौकरशाही का शिकंजा। यानी हमेशा ऑल द टाइम ये लोग किसी और की बात में सुनते हुए
अपने आप को उस चीज़ में डालते गए और अपने देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो दूसरा पॉइंट समझ आ गया कि किसी और के बात में आकर नौकरशाही का शिकंजा इनको कसना पड़ा और ये लोग बर्बाद हो गए। तीसरा था कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। आपको पता है सोवियत संघ में केवल सिंगल पार्टी का रूल था कि जो वो बोलेगी वही सारा कार्य होगा। तो इस वजह से भी इसका क्या हुआ था, विघटन हुआ था कि जो ये बोल देते थे ना, दबदबा यानी कंट्रोल सारा किसके पास था, कम्युनिस्ट पार्टी के पास सारा कंट्रोल था। हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा होने के कारण भी इसका क्या हो गया, विघटन हो गया। पश्चिमी देशों से पिछड़ जाने के चक्कर में भी इसका क्या हुआ, व्यापार नहीं हो पाए। व्यापार नहीं होगा तो आर्थिक स्थिति खराब ही रहेगी। वैसे तुम लोग हथियारों में इतना पैसा लगा रहे हो तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा बर्बादी के चक्कर में इसका विघटन हो गया। देश संभाल नहीं पाया तो सारे देश अलग होने लग गए थे। रूस का दबदबा सबसे ज़्यादा पावरफुल, मैंने आपको ये एक चीज़ नहीं बताया, जो 15 गणराज्य है ना, 15 देश हैं, उन सब में सबसे पावरफुल था रूस। तो ज़्यादा दबदबा रूस का ही होता था और बाकी के जो 14 देश थे उनको सारी बातें माननी पड़ती थी। तो इस रीज़न से भी क्या हुआ, विघटन हो गया। अर्थव्यवस्था का रुक जाना, अर्थव्यवस्था आपको पता है व्यापार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था देश का हो नहीं पाएगा, तो इस वजह से भी क्या हो गया, विघटन हो गया। लोगों में आज़ादी की भावना का उठना, यानी लोगों ने बोला हमें इसे क्या करना है, आज़ादी चाहिए हमें, ये सब नहीं, इसको बंद करो आप लोग। तो इस चक्कर में भी क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तात्कालीन कारण अभी मैं आपको बता दूंगा। लोगों के मन में आज़ादी की भावना का उभरना, यानी एक तो हो गया उठना कि आज़ाद हमें चाहिए, और एक हो गया अब हमें चाहिए ही चाहिए, यानी दोनों पॉइंट आप लोगों को सेम है। इनमें से आपको ये याद कर सकते हो। और गोरबाचेव की सुधार यानी खुलापन और पुनर्स्थापना की नीति का भी क्या हुआ, यूज़ नहीं हो पाए। तो इन सब रीजन से आपकी क्या हो गई, सोवियत संघ का विघटन हो गया। समझ आया बच्चों आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है इसमें। आप 9 के 9 याद रखो, बहुत इजी पॉइंट्स है, सब कुछ इजी हो जाएगा आपको समझने में, ठीक है। जो ना समझ आया हो वीडियो को पीछे करके अगेन आप देखो, सब कुछ समझ आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब हम जानेंगे सोवियत संघ का विघटन हो गया, चलो समाप्त हो गया। अब इसके परिणाम क्या निकले, तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। आपको पता है जब दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध हो रहा है, अमेरिका और यूएसएसआर, तो उसमें से अगर एक का अंत हुआ यानी युद्ध का भी ऑफकोर्स सी बात अंत हो जाएगा, तो इसमें शीत युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। और कौन जीत गया इसमें, यूएसए यानी अमेरिका क्या हो गया, जीत गया है, ठीक है। अमेरिका की वर्चस्व की शुरुआत हो गई, अमेरिका का वर्ल्ड में वर्चस्व बढ़ने लग गया। हथियारों की होड़ में क्या आ गई, समाप्ति आ गई। सोवियत संघ का विघटन यानी अंत हो गया। 15 देशों का उदय हुआ, यानी जो 15 देशों ने मिलाकर सोवियत संघ बनाया था उनका क्या हुआ, दोबारा से स्थापना हुआ, दोबारा से उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकार बना, और जो रूस है ना वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, यानी कहते हैं ना कि राजा के बाद उसका बेटा होता है वो उत्तराधिकारी बनता है। तो सोवियत संघ की समाप्ति के बाद रूस उसका उत्तराधिकारी बना, ठीक है बच्चों। क्योंकि आपको पता है जो रूस था ज़्यादा पावरफुल था, ये सारी बातें कंट्रोल यहीं से होती थी। समाजवादी विचारधाराओं को झटका लगा, जो समाजवादी जो भी जितने विचारधारा देश थे उन सबको क्या लगा, एकदम झटका लगा कि कैसे इसका अंत हो सकता है। पूंजीवाद विचारधारा को बल मिला। अब इसमें किसको बल मिला, क्योंकि भाई अब तो समाजवाद वाला कोई बंदा ही नहीं बचा, तो अब आप लोगों को किसको अपनाना पड़ेगा, पूंजीवाद को अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए पूंजीवाद विचारधारा को क्या मिला, बल मिला। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लग गई, प्रतिबंध यानी बंद हो गया, ये जो पार्टी थी ना कम्युनिस्ट पार्टी, इसको क्या हो गया, हटा दिया गया। सोवियत संघ से आज़ाद देश ने लोकतंत्र तथा पूंजीवाद को अपनाया। अब सोवियत संघ से जितने देश आज़ाद हुए, 15 देश आज़ाद हुए, इन सब में क्या स्थापना हो गई, पूंजीवाद स्थापना हो गई और लोकतंत्र स्थापना हो गया। रूस को वह सभी अधिकार मिले जो सोवियत संघ के पास थे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, कि जो सोवियत संघ के पास जितने भी पावर्स थे ना सारी पावर सब किसको मिल चुकी है, रूस को मिल चुकी है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अंदर इसको एक स्थायी सदस्यता मिल चुकी है। ये आगे के चैप्टर में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जो संध्या सोवियत संघ द्वारा की गई थी वह सभी अब रूस द्वारा निभाई जाने लगी, ठीक है। परमाणु संपन्न देश की दर्जा रूस को मिल गया। आप इस पॉइंट को अभी रहने देना, इस पॉइंट को आप मत याद करना, आप इसको याद कर लो। परमाणु संपन्न देश का दर्जा आप किसको मिल गया, रूस को वो दर्जा मिल गया। तो देखो कितने इजी पॉइंट्स हैं, आपको उम्मीद करता हूँ याद ही हो जाएंगे। यार याद कर लेना, बहुत आसान पॉइंट्स हैं। आपने अगर चैप्टर समझा होगा तो वैसे आपको याद हो गया होगा, और नहीं समझा तो आप वापस वीडियो को पीछे करो, दोबारा से समझो, ईजिली आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दोबारा मैं ये चीज़ बता देता हूँ और ये पार्ट को यहीं पर एंड करूँगा मैं। कल मैं पढ़ाऊँगा आपको शॉक थेरेपी, ठीक है बच्चों।
तो देखो क्या बता रहा हूँ मैं कि पहले क्या हो, इसके परिणाम क्या क्या निकल रहे हैं यार। देखो कोई चीज़ हमने कर लिया, अब उसके बाद हमें अगर हम कोई क्लास को पास आउट करते हैं, नई क्लास में जाते हैं, तो वो हमें क्या मिलेगा, कुछ नई नई दर्जाएँ मिलेगी ना। तो सेम वो ये है कि जो ऐसे सोवियत संघ का क्या हो गया यहाँ पे समाप्त हो गया, तो उसके परिणाम क्या क्या निकले। तो पहला निकला शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो गई, हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, सोवियत संघ का अंत हो गया, 15 देशों का उदय हुआ, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया, समाजवादी विचारधारा को झटका लगा, पूंजीवाद विचारधारा को बल मिला, रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिबंध यानी बैन हुआ, अब वो नहीं चल सकता था। सोवियत संघ से आज़ाद देश को लोकतंत्र तथा पूंजीवाद को अपनाया गया। रूस वह सभी अधिकार मिले जो सोवियत संघ के पास थे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता मिला, और परमाणु संपन्न देश का दर्जा भी किसको मिला, रूस को मिला। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। जिसको समझ नहीं आया है वो यार वीडियो को पॉज करके अगेन पीछे देखो, रिवाइंड करो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नए पार्ट के साथ जिसका नाम है शॉक थेरेपी। थैंक यू सो मच।